नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई होनी थी, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने चुनाव में व्यस्त होने का सवाल देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र देते हुए समय मांगा। इस पर सहमति जताते हुए न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि तय कर दी है। बता दें कि भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था, जबकि जिस जस्टिस लोया के मामले में राहुल ने वक्तव्य दिया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष घोषित कर दिया है। उनका ये बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। इससे पहले काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आखिरी चरण में चुनाव प्रचार के लिए खुद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। बिहार में 3 जगह पर राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पालीगंज में राहुल चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो अचानक से मंच धंस गया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। इसी बीच राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी भी आ गए। इसके बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं के लिए हो रही दुआओं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि ये नेता पाकिस्तान प्रेमी है और इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। तो वो एक चीज़ उनको अच्छी तरह से मालूम है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले इस बात से वो संतुष्ट हो गए हैं कि 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों खाने चित होने वाले हैं और उनका जुगाड़ का जमघट भी जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए इस तरह के बहके बेसुरे बयान दे रहे हैं। देखो, ऐसा है कि चाहे समाजवादी टीपू हो, चाहे सामंती सुल्तान हो, चाहे उनके चंगू मंगू हो, चाहे वो पाकिस्तान में उनके लिए दुआ हो, चाहे अफगानिस्तान में दुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान में उनका सियासी सुपड़ा साफ होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। उसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां के ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। वहीं 2012 और 2014 के घोषणा पत्र में सपा ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे
जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के ईदगाह मोड़ के मालवा मैदान में इंडिया गठबंधन ने सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर सकती है, मुट्ठी भर पूंजीपति ही उनके लिए सब कुछ हैं। साथ ही कहा कि आपका एक एक वोट हेमंत सोरेन के ताले के चाबी का काम करेगा। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहार आकर हमको धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर रख दिया है। यहां आकर बखैती करने से काम नहीं चलेगा, काम का हिसाब देना पड़ेगा। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरक्षण और संविधान की जानकारी दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं, पहले वो हकीकत को जाने समझे। झूठ फैलाने वालों को आईना दिखाने का हमारा काम ही है। पत्र में तथ्यों के साथ सारी जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है। थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिया क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर लाखों बच्चों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 7 लाख बच्चों से अवैध वसूली का मामला। निजी स्कूलों ने वसूले 240 करोड़ रुपए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पूरे मामले में 11 निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 7 लाख बच्चों से अवैध वसूली का मामला। निजी स्कूलों ने वसूले 240 करोड़ रुपए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्रवाई के दिए निर्देश। 11 निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 7 लाख बच्चों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। निजी स्कूलों ने वसूले 240 करोड़ रुपए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 11 निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज। तो जिस तरह से अक्सर निजी स्कूलों की मनमानी सामने आती है, एक बार फिर से ये मनमानी सामने आई। 11 विद्यालयों की जांच हुई है, जिसमें 8 SDM और 12 तहसीलदार जांच कार्रवाई में, शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में थे, 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 खुली सुनवाई मैंने खुद ने दी, जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। 81 करोड़ 30 लाख की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने इन सारे 11 स्कूलों पे 22 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। तो हमने पाया कि स्कूल मैनेजमेंट का जो पूरा करते हैं, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामले में बहुत दाग शेड है और इसमें आपराधिक गतिविधि पूरी है। नेक्स्ट, इसमें हमने कार्रवाई की। कुल मिला के हमने 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। 11 आपराधिक प्रकरणों में नामजद 80 आरोपी हैं। 80 आरोपी में से 29 रिपीटेड है। कुल मिला के 51 आरोपी हैं, 51 लोग हैं। मतलब 80 आरोपी हैं 11 केसेस में और वास्तविक तौर से कुछ लोग 2-2 केस में भी इन्वॉल्व हैं। 51 लोग हैं, 80 आरोपी हैं।
इसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो आरोपी हैं वो 30 हैं, पुस्तक विक्रेता से संबंधित जो आरोपी हैं वो 5 हैं, प्रकाशक से संबंधित आरोपी हैं वो 16 हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करने के तत्काल बाद बहुत प्रॉम्प्टली कार्रवाइयाँ की हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसकी जानकारी भी आपको SP। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा से। सोमनाथ, लाखों बच्चों से अवैध वसूली का मामला सामने आया, किस तरह से निजी स्कूल संचालकों की तरफ से अवैध वसूली गई, किस किस मद में उनसे बच्चों से पैसे लिए गए, विस्तार से बताएं। जी, लगातार जिला कलेक्टर को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है, फीस अवैध रूप से वसूली जा रही थी और किताबों का जो बोझ है वो भी काफी बढ़ाया जा रहा था और अनाप शनाप फीस वृद्धि की जा रही थी। तो जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने अपना नंबर जारी किया था और उसमें पेरेंट्स को बोला था जिन स्कूलों की है आप शिकायत इसमें दर्ज कराएं। तो पेरेंट्स लोग द्वारा उनको शिकायत दर्ज की गई थी और जिला कलेक्टर ने सारे जितने भी 300 से ऊपर स्कूल है उन सबकी मीटिंग बुलाकर और सारे प्रिंसिपल और जो संचालक उनको निर्देश दिए गए थे कि आप व्यवस्थित रूप से संचालित करें, फीस वृद्धि ना करें और जो गाइडलाइन है शासन की उस गाइडलाइन के बैग का जो वजन है बच्चे के ऊपर स्कूल की किताबों का और किताबों को लेकर भी जो हर साल आप किताबें चेंज करते हैं शासन के नियम अनुसार, तो इन सबको चेतावनी दी थी, लेकिन लगातार उस चेतावनी के बाद भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा। तो जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में अब 11 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, 11 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और 30 स्कूल ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई की गई थी, जिनके मापदंड ये है कि उनने अवैध रूप से फीस की वृद्धि की थी और वसूली की गई थी और किताबें भी नकली किताबें जो NCERT नहीं खुद प्रिंट करा के और उसको बेचा जा रहा था। और खास बात ये कि जो दुकानदार हैं जहां से किताबें पर्टिकुलर एक दुकान से ही किताब मिलना है उसको लेकर भी चिल्ड्रन बुक और कई दुकान संचालकों पर कार्रवाई की। तो अभी 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और लगभग 20 लोग और गिरफ्तार किए जाने हैं और सभी संचालक बड़े बड़े नामी स्कूल है, जैसे क्राइस्ट चर्च ले लें आप, सेंट लॉइस ले लें। बिल्कुल सोमनाथ, ये कितने लंबे समय से इस तरह से अवैध वसूली चल रही थी? जी, ये जो पूरा आंकड़ा सामने आया 240 करोड़ का, ये कितने लंबे समय से बच्चों से इस तरह से अवैध वसूली की जा रही थी? जी, बता दें कि ये 2018 से शिकायतें लगातार चल रही थी कि स्कूल द्वारा मनमानी की जा रही है और एक पर्टिकुलर दुकान से सामान लेना है और पूरी मोनोपोली स्कूल से बना दी गई थी। यहाँ तक कि ड्रेस, बच्चे से पूरे ड्रेस, मोजे से लेके जूते जो भी स्कूल में पूरा लगना है वो सब आप स्कूल संचालक के नियमानुसार लेना पड़ेगा, आप बाजार से कहीं नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आप अपना मान लो छोटा बच्चा पढ़ रहा है उसकी किताबें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैग भी आपको नया लेना है, सब कुछ एक पर्टिकुलर नियम अनुसार कर दिया था। 2018 से लंबे समय से चल रहा था। कलेक्टर द्वारा अभी भी चेतावनी 300 स्कूलों को दी गई है कि आप जो फीस वृद्धि की है, जो आपने फीस अनाप शनाप पेरेंट्स से ली है, उन फीस को बकायदा पेरेंट्स को वापस कर दिया जाए और जो शासन के नियम है उस नियम के अनुसार ही आप उसका पालन करें, नहीं तो सबके FIR दर्ज की जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। तो ये कड़ा रुख जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन द्वारा अब अपनाया जा रहा है और लगातार अब कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। अभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, अब जिस तरह से शासन की तरफ से कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन बच्चों से अवैध वसूली की गई है उनको पैसा वापस कराया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया की किसी तरह की बात अभी सामने आई है और कब से इन बच्चों को वापस किया जाएगा पैसा, इस तरह की कोई अभी प्रोसेस सामने आया है? जी, जिला प्रशासन द्वारा अपना नंबर, जिला कलेक्टर ने अपना स्वयं का नंबर ही सार्वजनिक कर दिया गया है, उनका फेसबुक और बाकी सब जगह वो चस्पा भी कर दिया गया है। जिस पेरेंट्स को भी शिकायत है वो जिला कलेक्टर को डायरेक्ट शिकायत करेगा, अगर फीस नहीं मिल रही है या उनसे किताबें अनाप शनाप ली गई है, जो भी चीजें है, तो बताया गया है कि उसको वापस किया जाएगा स्कूल संचालकों द्वारा। और इसको लेकर के आदेश पारित कर दिया गया है स्कूल संचालक को, स्कूल में इसको लेकर आदेश दे दिया गया, लिखित आदेश कि जिन बच्चों से अवैध वसूली की गई उनको, स्कूलों को वापस करना होगा उन बच्चों का अवैध फीस। जी जी जी, जिला कलेक्टर द्वारा इस चीज के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया में और बाकी जगह भी मीडिया के माध्यम से भी उन्हें संदेश देने के लिए कहा है। और खास बात यह है कि जिला कलेक्टर ने एक चीज और कही है कि आप अपने स्कूल के सामने चस्पा करें, जो फीस रेट है, कितना वजन होना चाहिए, जो शासन की गाइडलाइन है वो पूरा आपके ब्लैक बोर्ड में बाहर होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को दिखे, उनके बच्चे को दिखे। और उन्होंने बच्चों से भी अपील की है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से कि आप अगर अवैध रूप से लिया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत करें। बिल्कुल बिल्कुल सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी
जानकारी के लिए। तो इस तरह से अवैध वसूली को लेकर और मनमानी फीस को लेकर अक्सर निजी स्कूलों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई यहां पर की गई। देखना होगा इसका असर कितना होगा। लेकिन जो पैसे वापसी की बात की गई है, इसमें कितनी प्रक्रिया आसान होगी ताकि उन पालकों को पैसे मिल सके जिन्होंने भारी भरकम अवैध फीस यहां पर स्कूलों को दी है। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से दायर याचिका के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद इमरती देवी को नोटिस जारी किया गया। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की है। एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने कहा कि जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर दिए गए बयान को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। जीतू पटवारी के बयान से इमरती देवी की कोई भी मानहानि नहीं हुई है और न ही उनका अपमान किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह भ्रष्ट केजरीवाल की नई नौटंकी है। अभी तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब स्वास्थ्य ठीक है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल से जांच करवाकर उसके आधार पर जमानत याचिका दाखिल की है। सचदेवा ने कहा कि अभी 3 दिन पंजाब में रहेंगे और गिरने का चक्कर आने का ये सभी ड्रामा होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। पंजाब की जनता से मेरी अपील है, अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। अब इस नौटंकीबाज का क्या हश्र करना है, ये दिल्ली, पंजाब और देश की जनता तय करे। दिल्ली के सख्ती के अग्रसेन चौक पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा और कमलेश जांगड़े ने कहा, ममता बनर्जी ने 2010 में भारत के पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण मिलना चाहिए था। उनके आरक्षण में कटौती करते हुए मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। निरस्त होने के बाद भी ममता बनर्जी के द्वारा इनकार करते हुए आदेश का अवहेलना किया गया, जिसके विरोध में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में जो आरक्षण का था उसको वो निरस्त करना चाह रही है। इसके विरोध में आज हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वर्ग, श्रेष्ठ कार्यकर्ता सब आज हम लोग उसका पुतला दहन किए जिला स्तर पर। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय का अवहेलना किया जा रहा है और पिछड़ा वर्ग के कोटे से काट करके मुसलमान जाति के लोगों को पश्चिम बंगाल में आरक्षण दिया जा रहा था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के जो निर्णय है उसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग टीकमगढ़ के सुजानपुरा गांव में आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा किया जाता है।
टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सुजानपुरा, जहां पर संविधान ने भले ही समाज को 3 भागों में बांट दिया हो, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और हरिजन है, इसी तरह इस ग्राम पंचायत में पानी पीने के लिए 3 कुएं बनाए गए हैं। ये व्यवस्था आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश कालीन से है, जो आज भी जारी है, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और हरिजन के लिए इस ग्राम पंचायत में अलग अलग कुएं खोदे गए हैं और तीनों एक साथ एक ही स्थान पर हैं। किसी की क्या मजाल कि पिछड़े वर्ग का कुआं खाली हो और हरिजन उस पर पानी भरने के लिए चला जाए। यहां तक कि हरिजन के कुएं से पानी नहीं भर सकता है, क्योंकि यहां आज भी जातिवाद और छुआछूत की परंपरा जो कायम है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सामाजिक वर्ण व्यवस्था को बीते कई साल गुजर गए और आजादी मिले 77 साल, लेकिन इस ग्राम पंचायत में पानी के लिए जो कुआं बनाए गए वो वर्ण व्यवस्था पर आज भी आधारित हैं। एक लाइन में 3 कुएं हैं, जिसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग का 1 कुआं और हरिजन के लिए अलग अलग 2 कुएं हैं। भले ही यहाँ का तापमान 46 डिग्री हो और तीनों कुओं पर सुबह से पानी के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दोपहर होते होते इन कुओं पर पानी लेने वालों की संख्या कम हो जाती है। अगर हरिजन के कुएं पर भीड़ है तो सामान्य पिछड़ा का कुआं खाली पड़ा है, तो कुएं से पानी नहीं भर सकता है। एक कुआं जहां सामान्य जाति और ओबीसी के उपयोग करते हैं, तो वहीं उसी के सामने बना दूसरा कुआं अहिरवार समाज की जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी के बगल में बना तीसरा कुआं जिसका उपयोग वंशकार जाति के लोग करते हैं। हालांकि तीसरे कुएं में पानी नहीं होने के कारण दूसरी जगह से पानी ला रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है। गंभीर बात यह है कि सामाजिक समरसता की बात करने वाली जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इस गंभीर मामले पर ध्यान क्यों नहीं दिया। गांव के लोगों का भी यही कहना है कि अलग अलग जाति के लिए ये कुएं कई सालों से बने हैं और अपने अपने कुएं से ही पानी भरते हैं, एक दूसरे पर कोई नहीं जाता। अलग अलग जात के बने सब। कौन कौन सी जात के? ढीमर के हैं, बामन के हैं और अहिरवा के और वंशकार के हैं। तो एक दूसरे के कुएं पे पानी नहीं जान लेते हैं, लड़ाई होती है काय? नहीं, छुआछूत मानते हैं सब। पानी की समस्या हो तो अपने अपने खेतन पे चले आएंगे पानी, एक दूसरे के कुआं से नहीं। सुनने में आया कि 3 कुएं हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोगों का कुआं बटा हुआ है। यदि एक कुएं से पानी खत्म हो जाता है तो दूसरे कुएं वाले उसको भरने नहीं देते हैं। और मेरी जानकारी अनुसार जहाँ तक है, ऐसे लोकतांत्रिक देश में अब ऐसा भेदभाव संभव नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है वो बहुत गलत है और ये संज्ञान में आ चुका है, तो इसमें जरूर पर उच्च लेवल पर शासन स्तर पर बात की जाएगी, लोकल के जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी, तो इसका जल्दी से जल्दी निराकरण होता है। टीकमगढ़ से सुजानपुर गांव आज भी विकास की राह से कोसों दूर है। इस गांव में नल जल योजना की भी चालू नहीं है। लोगों को कुआं और हैंडपंप से पानी भरना पड़ रहा है। इस गांव की आबादी लगभग 4000 से अधिक है, लेकिन इस गांव में आज भी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। सड़क और पक्की नाली का निर्माण नहीं किया गया। गंदगी का आलम चारों तरफ दिखाई देता है। गांव में अधिकांश कुआं, हैंडपंप में पानी नहीं है। गर्मी के इस मौसम से पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर दूर लोगों को पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि लोगों को कुएं से पानी खींचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह से हैंडपंप और कुएं पर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग दिन भर यहाँ पानी के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तब जाकर इन्हें पानी नसीब हो पाता है। जिस जगह अलग अलग जाति के कुएं बने हुए हैं, उन कुएं का भी जलस्तर काफी नीचे चला गया। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। साफ पानी भी उनके नसीब में नहीं है। गंभीर बात यह है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इन सभी जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। अभी मुझे आपके द्वारा बताया गया है, इसमें जो है संबंधित कुछ आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाएगा और सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा प्रयास किया। ग्राम पंचायत में अलग अलग जातिगत मोहल्लों ने कुएं की व्यवस्थाएं बना ली थी, जो आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। आज तक ना तो पंचायत में कोई विवाद हुआ है और न इस तरह की समस्या कभी सामने आई, जिस कारण से प्रशासन ने भी कोई पहल नहीं की।
बुंदेलखंड का टीकमगढ़ जिला आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि यहाँ समरसता को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। और यही कारण है कि आज भी यहाँ जाति के आधार पर पानी का बंटवारा हो रहा है। टीकमगढ़ जिला समाज और न्याय के संचालक राजेंद्र बस्तोर कहते हैं कि मामला अपने संज्ञान में लाया गया है। निश्चित ही प्रशासन द्वारा वहाँ पर कैंप करके सामाजिक समरसता के लिए काम किया जाएगा। बहुत पुरानी परंपरा सुजानपुरा में चली आ रही है कि जिसमें अपनी अपनी बिरादरी के लोग अपने अपने कुओं से पीने का पानी और निस्तार का पानी लेते हैं। आपके द्वारा ये जो जानकारी दी गई है, इसके लिए हम प्रशासनिक स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जो एक कुप्रथा रूप से चली आ रही है उसको किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए और जिससे कि लोगों को आपस में मिलजुल करके अपने पीने के पानी और निस्तार के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 21वीं सदी में प्राचीन काल वाली मानसिकता अपनाए हुए लोगों को समझाने की जरूरत है। आज कंप्यूटर के जमाने में भी लोग इस तरह से छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समाज के लिए हानिकारक है। सामाजिक वड इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।